नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो सेशन है बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। और जो सेशन है हमारा वो एक ऐसा सेशन है जिसने भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में अपनी छाप छोड़ी और हमको उसी आधार से मूल अधिकार दिए और भारत की जो संविधान पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और पहली बार हमने एहसास किया, पहली बार हमें ये महसूस हुआ कि हमें किस तरीके से संविधान की ज़रूरत पड़ेगी या किस वजह से हमने संविधान को निर्मित किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक अपना सेशन शुरू कर रहे हैं जो आधुनिक इतिहास का बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है और बहुत ही अच्छा सेशन है। ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहते हैं इसमें कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी और क्या इसके प्रभाव पड़े। हमारा जो भी तथ्य होता है, जो भी पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो भी हमारी सेशन होता है, हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी टॉपिक क्या है, यानी कि इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि। हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। दूसरी बात जो देखते हैं हम उसका परिचय देखते हैं कि क्या उसका परिचय है। तीसरा ये कि इसका कारण क्या था, कारण देखते हैं। और चौथी बात जो देखते हैं हम यह देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसी बीच नेहरू रिपोर्ट 1928 का भारतीय संविधान में और भारतीय आधुनिक इतिहास में क्या रोल है, क्या इसका प्रभाव पड़ा और ऐसी क्या परिस्थिति आ चुकी थी कि हमारे यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, फिर बाद में क्यों नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। सब तरीके की प्रॉब्लम जो होती हैं बच्चों को पढ़ते समय आती हैं, क्योंकि किसी भी किताब में, किसी भी नोट्स बुक में ओपन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यदि वो सारी बात ओपन दे देंगे तो फिर टीचर्स के पास क्या बचेगा कि टीचर्स क्या बताए, क्या समझाए। ठीक है, इस वजह से कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको घटनाक्रमों को बहुत सारे सोर्सेज से जोड़कर एक टीचर के माध्यम से आप उसको समझ सकते हो। तो बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की। देखिए, नेहरू रिपोर्ट की अगर थोड़ी सी बात करूं मैं अभी फ़िलहाल में, नेहरू रिपोर्ट की अगर थोड़ी सी बात करके चलें तो क्या 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 1928 को, कब? 15 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट बनी, तैयार हो। जबकि 28 अगस्त, कब? जबकि 28 अगस्त 1928 को इसको क्या मिली? स्वीकृति मिली। यानी किस चीज़ की स्वीकृति मिली? ऐसा मान के चलिए प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिली। अब था क्या ये? नए प्रभुत्व की स्थिति और संघीय ढांचे को बदलने के लिए अपील करने के लिए ये ज्ञापन था। यानी क्या था कि संवैधानिक ढांचे को नए तरीके से बनाने का एक ये अपील थी जिसे हम नेहरू रिपोर्ट करते हैं। समझिए कि अब वो बात क्या थी। देखिए, अगर पृष्ठभूमि पर जाए थोड़ा पृष्ठभूमि जाए तो नवंबर 1927 में आप लोगों को याद होगा कि साइमन कमीशन, किसका? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी और यह इसका आगमन जो था भारत में हो गया था। भारत में इसका आगमन हुआ। ठीक, भारत में इसका आगमन हुआ। अंततः हुआ क्या? 1927 ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय शासन अधिनियम, समझिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, उसकी जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की। यानी कि वो हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन एक स्पेशल क्लास बनाई थी हमने साइमन कमीशन की, इससे पीछे जो कल हमने सेशन पूरा किया था। तो क्या हुआ, यहाँ पर साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और उसको समीक्षा करने के लिए, गतिविधियों को समीक्षा करने के लिए जो है वो भारत में भेजा गया। अंततः क्या हुआ कि भारत में वो जिस स्थान पर पहुँचा, लाहौर की बात करें, कोलकाता की बात करें, पुणे की बात करें, ठीक है, विजयवाड़ा की बात करें, जहाँ पर भी भारत में पहुँचा वहाँ पर उसका विरोध हुआ। अंत हुआ कि विरोध इतना हुआ कि भाई ऐसा हुआ कि साइमन कमीशन को अपने इस विरोध का कारण मानना पड़ा कि हाँ भाई विरोध हो रहा, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कोई ना कोई कमी तो होगी। अब विरोध का कारण क्या था? मतलब सबसे पहली बात है कि विरोध का कारण क्या था? 1919 से पहले 1909 से पहले 1893 में 1893 से पहले अगर पहुँचे तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में
जब अधिकार पहुँचे थे तो ब्रिटिश कानून ने कहा था कि भारतीयों को भी शासन में शामिल किया जाएगा। अंततः 1909 में ये कहा गया था कि हर 10 वर्ष के बाद में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक गतिविधियों को देखने के लिए हर 10 वर्ष के बाद में एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा हुआ भी। 9 के बाद में 19 में आया, 19 के बाद में 29 में आने वाला था, जिसे चैम्फोर्ड सुधार बोलते हैं। 29 में आना था, 19 के बाद में। परंतु क्या हुआ कि 19 में जो सुधार हुआ, मार्ले मिंटो के सुधार बाद में 19 में जो सुधार हुआ, उस सुधार में कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाए। ये लगा ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि अगर वो अच्छा होता, मांटेग्यू चैम्फोर्ड सुधार अगर अच्छा होता तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू नहीं होता गांधी जी का। उन्होंने इस बात को माना, चलो कर दिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, तो 1922 में चोरी चोरा कांड नहीं होता। चलिए मान लिए ये भी एक घटना थी, हो गई, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं होती, कांग्रेस में एक और दल नहीं बनता ना। 1924 में आचार्य की स्थापना होती, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ये सारी बातें ब्रिटिश वालों के दिमाग में चल रही थी, ब्रिटिश क्राउन के दिमाग में चल रही थी। अंत 1925 में काकोरी घटना हो गई। अब वो उनके दिमाग में चक्कर में पड़े हुए थे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा। ऐसा ना हो कि भारत में जो लेबर पार्टी के व्यक्ति हैं, भारत में जो लेबर पार्टी के लोग पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जो थी, अनुदार दल बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी को, क्या बोलते हैं बेटा, अनुदार दल। ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश में अनुदार दल की सरकार है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, लेबर पार्टी भारतीयों का सहारा लेकर और अपनी स्थिति अच्छी ना कर ले, सुदृढ़ ना कर ले, जबकि लेबर पार्टी की सरकार ऐसा ना हो कि भारत में प्रभुत्व लेबर पार्टी का स्थापित हो जाए। इसी डर से घटनाक्रम को देखते, क्योंकि 1928 में जो है, 1928 में बोर भी घटना हुई, परंतु 1927 में उन्होंने समय से पहले 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी और उसे भेजा कि जाइए आप इंडिया में देख कर क्या चल रहा है। मगर इंडिया में जहाँ पर पहुँचे विरोध हुआ। अब विरोध का कारण क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। अब आप बताइए, विरोध का कारण तो बनता है, कोई भी व्यक्ति जो था वो भारतीय नहीं था, उसमें कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था, ये कारण था। और उनकी जो अपील थी उसे श्वेत कानून के नाम से जाना गया। साइमन कमीशन क्या कहा गया, श्वेत। चलिए कोई बात नहीं, वो बात थी कल की। अब इस असंतोष उठकर आ रहा था, इस असंतोष को उन लोगों ने स्वीकारा, ब्रिटेन वालों ने स्वीकारा, क्योंकि उस समय पर भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड। कौन थे सचिव, कौन थे सचिव, कौन थे, लॉर्ड बर्केल, याद कर लो, बर्केल हेड। कौन थे, बर्केल हेड, नाम याद रखना भाई। कौन सा सचिव, बर्केल हेड। जब लगातार संतोष जग रहा था तो लॉर्ड बर्केल हेड ने कहा, भारतीय नेताओं को चुनौती दी है कि आप एक ऐसा संविधान बना दीजिए, एक ऐसा संविधान का मसौदा तैयार कर लीजिए जो सामान्यतः सभी भारतीयों को स्वीकार हो, जो सामान्यतः सभी लोगों को स्वीकार हो। चलिए, भारतीय लोगों ने भी, भारतीय नेताओं ने भी इस चुनौती को स्वीकार लिया। अरे भी स्वीकार नहीं था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने चुनौती क्यों दी, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उन्होंने कहा यदि आपको ऐसा लगता है कि साइमन कमीशन गलत है, ठीक है, तो आप एक ऐसा संविधान बना दो जिसे सारे भारतीय तुम्हारे लोग मान लें और उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करें। देखिए कानून बनाना कितना भारी पड़ता है। भारतीय नेताओं ने भी ठीक है कि ठीक है, हम चुनौती तैयार स्वीकार सकते हैं। और उन्होंने फरवरी 1928 में, कब, फरवरी 1928 में, फेब 1928 में दिल्ली में, कहाँ पर बेटा, दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की स्थापना की। कहाँ पर स्थापना की, सर्वदलीय बैठक की स्थापना की दिल्ली में। और वहाँ सोचा गया कि हाँ भाई, एक संविधान बनाने का एक मसौदा तैयार किया जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की जाए। यानी कि एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, सभी दलों का इकट्ठा होकर एक सम्मेलन हुआ और उसमें क्या कहा, एक संविधान बनाने की बात की। ये पहला सर्वदलीय सम्मेलन था दिल्ली में। उसके बाद में 19 मई 1928 को, ये डेट याद रखना अगर रखना चाहो तो, 19 मई 1928 को
सब लोगों का ध्यान, जितने भी सर्वदलीय नेता थे उन्होंने सबने दिमाग लगाया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़्यादा विधि का ज्ञान हो, ज़्यादा कानून के बारे में जानता हो। तो उस समय पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिन्हें कानून की जानकारी थी वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अब होता ये कि मोतीलाल नेहरू से बात रखी गई, प्रस्ताव रखा गया कि सर ऐसा संविधान बना, तो उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। 8 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने जो है भारत में एक संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। और मई में बनाने का काम शुरू करा, देखो मई में, और अगस्त तक, मैं जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीने में इन्होंने संविधान बना दिया। अब बताइए इतनी जल्दी कौन संविधान बनाता भाई? 15 अगस्त को संविधान बना दिया इन्होंने, ठीक है। और वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी 15 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त को 1928 को वो रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी सर्वदलीय सभा में। अब आप बताइए इतनी जल्दी अगर रिपोर्ट बनी होगी, इतनी जल्दी अगर मसौदा तैयार किया गया होगा, तो बहुत जल्दी बहुत तो ऐसी होंगी गतिविधियाँ उसमें चेंज। इस चीज़ को देखकर जो है, इस चीज़ को देखकर लोगों ने सोचा कि चलो एक बार पढ़ लिया जाए इस संविधान को। और जब वो संविधान प्रस्तुत किया गया, जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, उसी को बाद में क्या कहा गया, उस संविधान के मसौदे को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जो भारतीय संविधान में, जो भारत के नए डोमिनियन संविधान का एक खाका तैयार किया था, डोमिनियन स्टेट का एक खाका तैयार किया गया डोमिनियन संविधान का। अंततः हुआ क्या कि जब ये एक बार घटनाक्रम देख लेते हैं, एक बार पूरी कहानी सुन लेते क्या था, क्योंकि अभी तक का रिकॉल कर लो, रिकॉल कर लीजिए क्या है नेहरू रिपोर्ट। क्या है नेहरू रिपोर्ट? एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने भारतीय संविधान में नई स्थिति या नए संघीय ढांचे को बनाने की अपील की, ठीक है। ये कहाँ से बीज बोए गए? यानी नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, भारतीय सारी गतिविधियों की जांच करने के लिए, चैम्फोर्ड सुधार की जांच करने के लिए जब कमीशन आया, तो वहाँ पर एक सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्केड हेड। उन्होंने भारत में बढ़ते असंतोष को स्वीकारा और उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो गलत है, साइमन कमीशन श्वेत कानून है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज हैं, कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए आप एक ऐसी रिपोर्ट बना के एक ऐसा संविधान तैयार करके देखिए जो सामान्यतः सभी लोगों को आपको जरूरी हो। सब लोग ठीक है। अब भारतीय नेताओं ने जो है इस चुनौती को स्वीकार लिया और दिल्ली में एक पहली बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, और दिल्ली की सर्वदलीय बैठक में उन्होंने ये निर्णय कर दिया कि एक हम संविधान बनाएंगे। और मुंबई में सर्वदलीय बैठक हुई मई में, उन्होंने वहाँ के लिए उस संविधान को बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू का चयन कर लिया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य और शामिल हुए, सब प्रो बहुत सारे लोग थे, वो 8 के 8 सदस्य शामिल करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी और उसको 28 अगस्त को प्रस्तुत कर दिया सर्वदलीय सभा में। अब क्या हुआ कि उस सभा में बैठा, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसमें क्या कहा गया? उसमें जो कहा गया, मान के चलिए भारत का, मतलब कुछ बातें देख लेते हैं उसमें क्या था, रिपोर्ट का विशेषण क्या था, रिपोर्ट में विशेषता क्या थी, रिपोर्ट की विशेषता क्या थी, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या था कि उसमें यह था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, यानी पहली क्या बात थी, भारत को डोमिनियन अधिराज्य जिसे बोलते हैं, क्या, अधिराज्य का दर्जा। अधिराज्य का दर्जा मतलब ये होता है कि शासन हम करेंगे और वास्तविक शक्ति जो होगी वो किसके होगी, ब्रिटिश के हाथ में होगी, इसे डोमिनियन बोलते हैं। दूसरा, इसमें क्या बात करेगी, दूसरा भारत एक संघ होगा, क्या होगा, भारत एक संघ होगा, ये बात की गई। तीसरी बात, सिंध को, तीसरी बात जो थी वो क्या थी, तीसरी बात थी सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा, यानी कि सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा। चौथी बात ये थी मुस्लिमों की सांस्कृतिक व धार्मिक आस्था बनाई रहेगी, आस्था बनी रहेगी। इसके बाद में क्या था, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा। क्या था, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा।
ये बात कही थी, ठीक है। और ऐसी बहुत सी बातें 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी। किसने की? 19 मौलिक अधिकारों की। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। वो क्या 19 अधिकार थे? अगर हम बात करें तो 19 अधिकार कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। 19 मौलिक अधिकार क्या थे? 19 मौलिक अधिकार ऐसे थे कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, बच्चों का संरक्षण करा जाएगा, महिलाओं को संरक्षण किया जाएगा, संघ को केंद्रीकृत किया जाएगा। ऐसे ऐसे दर्जे देने के बाद में 19 मूल अधिकार की मांग की। परंतु आप ये बताइए मुझको कि मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस का युवा वर्ग, इन दो लोगों ने जो है ना इस नेहरू रिपोर्ट की जो है अवहेलना करी। क्योंकि अब समझिए अवहेलना क्यों की। मुस्लिम लीग वालों ने क्या कहा? मुस्लिम लीग वालों ने इसकी अवहेलना करी, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी कि उन्होंने कहा कि हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते, नेहरू रिपोर्ट में जो हिंदुत्ववाद है, नेहरू रिपोर्ट में जो है हिंदुत्ववाद है और ये एक राष्ट्र, हिंदुत्व के नाम से एक राष्ट्र का एक खाका है, ना कि संविधान है। इस तरीके से कहकर जो है इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय जो है सिफारिश यहाँ रखी, 14 सूत्र रखे जिन्ना ने, ठीक है। अंततः क्या हुआ, जब 14 सूत्र रखे जिन्ना ने, तो जिन्ना की बातें लगभग मेज थी, परंतु 2-4 बातों को छोड़कर। वो 2-4 बातें क्या थी? उसमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ ज़्यादा अधिकार मांग रखे थे उन्होंने। अंततः हुआ क्या, चलो मुस्लिम लीग ने खारिज कर दी, मुस्लिम लीग से इतना कोई काम आता नहीं एग्जाम में। कांग्रेस युवा वर्ग में कौन थे? जैसे एक सुभाष चंद्र बोस थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस कह दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह दो, ठीक है। और अगर बात करें सत्यमूर्ति, ये 3 व्यक्ति, तो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, ये युवा दल था कांग्रेस का। इन लोगों ने डोमिनेंट स्टेट वाले विकल्प को उठा लिया। उन्होंने कहा कि अब जो ज़माना है ना डोमिनेंट स्टेट का नहीं है, अब जो ज़माना है डोमिनेंट स्टेट का नहीं है, हम डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, अधिराज्य नहीं चाहिए कि शासन हमारा हो, शक्ति सारी वास्तविक जो हो वो ब्रिटिश के हाथ में हो, ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। और कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लेकर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज को लेकर जो है बवाल हो गया, मतभेद पैदा हो गया। और उस कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और अंततः ये हुआ कि इसका निष्कर्ष ये निकला फाइनली कि नेहरू रिपोर्ट का बना संविधान लोगों ने मान्य नहीं किया। और अंततः ये हुआ कि पूर्ण स्वराज को लेकर युवा वर्ग जो है आगे हुआ, कांग्रेस में मत पैदा हो गए और कांग्रेस जो है आगे पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ने लगा। और उसी चीज़ को लेकर लाहौर में अधिवेशन होता है अगले साल और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो है मांग की जाती है। और वहाँ पर अध्यक्षता जो होती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, उसकी अध्यक्षता, ठीक है, 1929 में। तो ये वाली बात तो थी नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, नेहरू रिपोर्ट में क्या था और नेहरू रिपोर्ट से निष्कर्ष क्या निकला। जब इधर नेहरू रिपोर्ट चल रही थी, साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, इधर जब साइमन कमीशन के विरोध में उनकी चुनौती को पूरा करने में इस साइड कांग्रेस साइड में जब ये काम चल रहा था कि नेहरू रिपोर्ट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उस समय जो एचआरए से बच गए थे लोग, जो उस समय एचआरए से लोग बच गए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जो लोग बच गए थे काकोरी कांड में, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, कुछ को उम्र कैद हो गई थी, कुछ को फांसी हो गई थी। उनमें से जो कुछ आदमी बच गए थे उन्होंने 1928 में HSRA की स्थापना कर ली थी। जिस समय पर ये रिपोर्ट तैयार हुई उसी समय पर उन्होंने HSRA की स्थापना तैयार कर ली थी। और वो किसने की थी? कल की क्लास में हमने बात करी उसमें, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में सुभाष चंद्र बोस ने उसकी स्थापना कर ली थी। अब ये इनके दिमाग में ये था कि इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए तो सैंडर्स की हत्या कर ली थी, जो जॉन सैंडर्स था उनको गोली मार दी थी, भगत सिंह लाहौर में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अब इनके दिमाग में यह था कि हम कैसे सरकार को अपने बारे में बताएं कि युवा वर्ग क्रांति में कूद पड़े हैं, युवा वर्ग क्रांति में कूद पड़े। इसी बीच क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव नेहरू रिपोर्ट के समय ही अगली जो घटनाक्रम है वो हमारी क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम धमाका,
ठीक है, क्या है? सेंट्रल, ऐसा कह सकते हैं, केंद्रीय विधान मंडल बम्ब कांड 1928। अगली कहानी ये होती है, यानी कि जिस समय पर नई रिपोर्ट बनाई गई थी और उस पर लोग चर्चा कर रहे थे, वो तो कांग्रेस का काम हो रहा था। इधर जो था उग्रवाद दल जो था, उग्र यानी युवाओं का दल जो था, जो HRA और HSRA पर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर HSRA के दो सदस्यों, कौन कौन थे वो दो सदस्य? एक तो थे बटुकेश्वर दत्त और दूसरे कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, ये यानी कि क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल में, बात को समझिए कि जब बात कब की है, बात पॉइंट पा जाइए। केंद्रीय विधानमंडल में बेटा द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब क्या? ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक। दूसरा सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ये क्या है? ये था ट्रेड मतलब मजदूर, यानी कि मजदूरों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस पर बहस चल रही थी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर ने देखा कि इससे अच्छा मौका है नहीं अंग्रेजों को अपनी बात पहुंचाने का, और सरकार को चाहें तो हम डरा भी सकते हैं। तब इन लोगों ने क्या काम करा, तब इन दोनों ने जाकर चलती असेंबली में यानी कि चलती बैठक जो थी, संसद की जो बैठक चल रही थी केंद्रीय विधानमंडल की, उस चलती असेंबली में इन लोगों ने खाली जगह में बम विस्फोट करे, बम फेंके, जिससे कि आदमियों की जान न जाए। उनका मात्र उद्देश्य जो था वो क्या था? उनका मात्र उद्देश्य केवल ये था कि सरकार को डराना। असेंबली में बम फेंके। कब की बात है? जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, यानी कि मजदूरों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी। उस समय पर उन्होंने सोचा कि संसद पूरी भरी होगी, विधानमंडल पूरी भरा हुआ होगा, ठीक है। और उस समय पर उन्होंने जो है खाली स्थानों पर बम फेंके, ठीक है। और बम फेंकने के साथ साथ पर्चे भी फेंके, और उन पर्चों पर लिखा हुआ था, पर्चे भी फेंके। उन पर्चों पर उन्होंने लिख दिया था कि बहरे कानों को HSRA की आवाज़ सुनाने के लिए हमने बम का प्रयोग किया। और ये घटना कब की है? ये घटना है भाई 8 अप्रैल, घटना है 8 अप्रैल 1928 की, यानी कि 8 अप्रैल 1928 को संसद में चल रही था वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, ठीक है। उसी समय पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जाकर खाली बेंचों पर बम फेंके। खाली बेंचों पर बम फेंकने के साथ साथ, ठीक है, पर्चे फेंके, और पर्चों पर लिखा हुआ था ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों को HSRA की आवाज़ पहुँचाने के लिए ये जो है हमने बम्बों का प्रयोग किया। और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जो है खुशी में अपनी गिरफ्तारी दे दी, ठीक है। अपनी खुशी में जो है अपनी गिरफ्तारी उन लोगों ने दे दी कि लो भाई हम गिरफ्तार कर लो हमें, क्योंकि वो चाह रहे थे, ठीक है, वो चाह रहे थे। इसी बीच में केस चल रहा था लाहौर षड्यंत्र केस वाला, ठीक है। इसके बाद जो घटना आती है वो कौन सी आती है? हमारी लाहौर षड्यंत्र केस। आप बताइए पहले केंद्रीय विधानमंडल में हम समझ में आ गया क्या था? ये था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो था HSRA के 2 सदस्य थे, उन्होंने विधानमंडल पर जो है बम फेंका। और बम फेंका क्यों था? वो सुनाना चाह रहे थे, सरकार को डराना चाह रहे थे, और सुनाना चाह रहे थे बहरों को अपनी आवाज़। हम भी HSRA, हम हिंसा से आज़ादी लेना चाहते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और किस समय पर? जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, ठीक है। इसके बाद में क्या घटना हुई? लाहौर षड्यंत्र केस। इसके बाद जो घटनाक्रम आया वो कौन सा आया? लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक। यह आया 1929 में। ये कब की बात है? 1929। क्या है ये समझिए। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, लाहौर षड्यंत्र केस जानते हो? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो था, यानी कि सैंडर्स की मृत्यु लाहौर में हुई थी,
ठीक है। सैंडर्स की मृत्यु लाहौर में हुई थी, ठीक। लाहौर में बम, असेंबली बम फेंका गया था। तो लाहौर सर्जिन केस के तहत जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ, यानी किस किस के, एक तो भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ अन्य HSRA के जो अन्य सदस्य थे ना, HSRA के जो अन्य सदस्य थे उनके ऊपर भी जो है मुकदमा चलाया गया, ठीक है। मुकदमा चलाया गया और जेल में बंद क्रांतिकारियों ने अपने आप को राजनीतिक कैदी बनाने के लिए, मतलब क्या, राजनीतिक कैदी का दर्जा लेने के लिए, समझिए, जो जेल में बंद थे पहले से लोग, वो भी सोच रहे थे कि हमें भी जनता जाने, हमारी भी चर्चा रहे, और उन्होंने, जो जेल में बंद व्यक्ति थे, उन्होंने राजनीतिक कैदियों का दर्जा लेने के लिए, क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा लेने के लिए भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। और जिसमें जतिन दास, छोटी उम्र के व्यक्ति थे, कौन थे? जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू की, और 64 दिन बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई? इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से इनकी क्या हो गई? 64 दिन बाद मृत्यु हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, HSRA के जो सदस्य थे आज़ाद, HSRA के जो सदस्य थे, इसी बीच HSRA के जो सदस्य थे, कौन? आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें बोल रहे हैं हम, चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड से भाग निकले, काकोरी कांड से निकल के चकमा देगा लोगों को, लाहौर षड्यंत्र केस से निकल के भाग गए, ठीक है, इससे भी बच गए, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र से बच गए। अंततः होता क्या, जब भागते रहे तो ऐसा हुआ कि इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में क्या हुआ? इलाहाबाद में किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में एक खुफिया एजेंट जो है इनके स्थिति का पता बता देता है कि ये जो है आज़ाद जो है अंग्रेजों से मिल जाता है वो, और जाके अंग्रेजों से मिलकर वो जो करता है खुफिया एजेंटों से बात, खुफिया एजेंट जो है वो ब्रिटिश सरकार से मिल जाता है एक छोटे से पद के लिए, और आज़ाद को जो है परमिशन, वो आज़ाद की लोकेशन दे देता है उनको, और आज़ाद जो होते हैं वो उनके पास एक रिवाइवल रहता है उनका खुद, और वो जो है अल्फ्रेड पार्क में जाकर जो है पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है, और उस मुठभेड़ में गोलीबाजी करते हुए जो है, कुछ तो कहते हैं अपने आप गोली मारी, कुछ कहते हैं अंग्रेजों ने, मगर सत्य यही है कि उन्होंने अपने पिस्टल से अपने गोली मार ली थी। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है, उनकी ब्रिटिश सरकार की गोली उनके यहाँ लगे, उनके लगे। इस बीच में जो हुआ, उनकी मुठभेड़ में हत्या हुई। तो देखिए HSRA कम से कम प्रमुख टूट गया, HSRA का प्रमुख टूट चुका है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अंततः क्या हुआ कि इनके ऊपर सजा चली रही थी, बटुकेश्वर, भगत सिंह और एक राजगुरु सुखदेव, किस किस के? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनके ऊपर जो है जेल में डाला गया, और इनको क्या है? फांसी की सज़ा दे दी गई। इनको जेल में डाला गया, फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च कब? ये डेट याद रखना, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसकी कोई आपने आज तक सुना नहीं होगा। रहस्य क्या? सुन लो आराम से। 27 दिसंबर 1928 को 4:30 बजे अनारकली पुलिस स्टेशन, लाहौर का अनारकली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी उर्दू भाषा में। कहाँ पर? 27 दिसंबर 1928 में अनारकली स्टेशन में, लाहौर में एक FIR दर्ज हुई थी, ठीक है, लाहौर के अनारकली स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, और धारा लगाई गई 302 धारा, ठीक है। अंततः 2014 में, कब की बात है? 28 की मार्च 2014 में लाहौर पुलिस ने एक वकील की सहायता से ना, वकील कुरैशी की सहायता से उस FIR की ओरिजिनल कॉपी निकलवा ली है। कब? 2014 में। 2014 में उस FIR की ओरिजिनल कॉपी निकलवा ली, और जब पता चला और उस ओरिजिनल कॉपी में देखा, उस उर्दू की FIR कॉपी को जब ट्रांसलेट किया गया तो सच निकल के आया कि उसमें भगत सिंह के नाम की FIR ही नहीं थी। इसका मतलब ये था कि भगत सिंह को तो बेगुनाह साबित होने का मौका ही नहीं दिया, यानी भगत सिंह का कोई नाम नहीं मिला FIR में,
अंततः भगत सिंह को जबरदस्ती अंग्रेजों ने जो है केस फांसा गया, क्योंकि बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर ने। उसके साक्ष्य मिले थे, भगत सिंह के साक्ष्य नहीं मिले थे उन लोगों को। तो उस एफआईआर से इस चीज़ का खुलासा हुआ। 2014 में वकील कुरैशी के माध्यम से पुलिस ने जो है एक एफआईआर निकलवा ली ओरिजिनल कॉपी, और ओरिजिनल कॉपी का ट्रांसलेट करा, उसमें पता चला भगत सिंह का नाम ही नहीं था, यानी कि बेगुनाह थे। समझ गए नहीं? बेगुनाह थे। अब ये समझिए कितना बड़ा खेल हुआ। क्या एक युवा नेता हमें लौटा सकती है सरकार? तो ये कुछ रहस्य, कुछ साक्ष्यों के माध्यम से हमने इकट्ठे करे। अंततः हुआ क्या कि कुछ बताए जाते हैं, जब गांधी और इरविन समझौता होता है, इस बीच में भी गांधी इरविन समझौता होता है, तो उसमें बात रखी गई थी। तो कुछ तथ्यों में बताया गया था कि गांधी जी ने एक बात ये कही थी अपनी, कि मैंने बात करके देखी थी भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु से, मगर वो उनका ये था कि वो ये चाहते थे कि हम देश के लिए मतलब कुर्बान ही हो जाए, क्योंकि अगर हम कुर्बान होंगे देश के लिए तो शायद नई युवा पीढ़ी जो है और भी देश के लिए शहीद होने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलो वो टिप्पणी अलग है, गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से कि राजगुरु भगत सिंह और गांधी इरविन समझौते में क्या कुछ इनका तथ्य उठा या नहीं उठा, गांधी जी क्या सोचते थे जिसके चलते जो है गांधी जी ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की रिहाई नहीं मांगी, अगर मांगते तो क्यों मांगते और नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रश्नांक है। उसके बाद में हम नए सेशन में करेंगे। फिलहाल में आप ये बताइए, आज के सेशन में आपने सीखा नेहरू रिपोर्ट क्या थी, उससे क्या प्रभाव पड़ा, उसने क्या विरोध किया, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि असेंबली बम विस्फोट क्यों हुआ, असेंबली बम विस्फोट से क्या फ़ायदे हुए। उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र के इसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा करी, ठीक है। तो कल जो करेंगे हम बात इस पर, इससे आगे कहानी बात करेंगे कल नए सेशन के साथ, नई क्लास में। अगर आपको डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। चलो इसी तरीके से आप भी पढ़ते रहो, धुआंधार तरीके से तैयारी करो। हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि सही बातों से आपको जानकारी मुहैया कराएं और एकदम स्टोरी टाइप से आपको आधुनिक इतिहास को आपकी मुट्ठी में करें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हुए, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।